गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स देख लेते हैं 23 मई का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेशन त्राशी की। ऑपरेशन त्राशी क्या है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों ने हमला कर दिया और एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया गया आर्मी के द्वारा और जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा, और उसी को जो है वो नाम दिया गया ऑपरेशन त्रासी। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें जो है वो अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन त्राशी जो है वो कहाँ से किस से रिलेटेड है। और इसमें जो है वो ऑफिशियल्स ने बताया है कि दोनों तरफ से जो है वो गोला से बंदूकें चलाई गई, बुलेट्स का यूज़ किया गया है और आर्मी ने एडिशनल ट्रूप्स जो है वो उनको भेजा ताकि जो है वो जो टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। और अभी भी जो है वो जो ये फ़ाइट है वो चल रही है। और ये छात्रू एक है, रिमोट लोकेशन है, वहाँ पे जो है वो ये चल रहा है। फिर अगर हम बात कर ले अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो माओइस्ट के अगेंस्ट का जो ऑपरेशन चल रहा है सुकमा में, जिसमें जो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन चल रहा है सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे एक जो है वो कमांडो जो हैं कोबरा कमांडो वो इंजर्ड हो गए हैं, 2 कोबरा कमांडोज़। और अभी कल की ही न्यूज़ में थी कि कल जो है वो 27 माओइस्ट जो हैं वो इनकाउंटर में मारे गए थे और इनके जो चीफ थे वो जनरल सेक्रेटरी बसावा राजू। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो सफलता मिली थी कमांडोज़ को। और कोबरा के बारे में जान लेते हैं। कोबरा का फुल नेम है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन और ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिर अगर हम बात कर लें तो नालंदा यूनिवर्सिटी अब बहुत जल्दी जो है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जो है वो वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं सचिन चतुर्वेदी, उन्होंने वाइस चांसलर का कार्यभार संभाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में है और ये उम्मीद जताई गई है कि नए एकेडमिक सेशन से जो है वो करीब 900 स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पे एडमिशन लेंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो 99% कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी और इसका इंटरनेशनल कनेक्शंस को बढ़ाना भी जो है वो इसका एक उद्देश्य रहेगा। और इसके पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसको कि तोड़ा जा चुका था, तो उसी के रिमेन्स पे फिर बाद में गवर्नमेंट ने बताया कि जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये काफ़ी लंबे समय से कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है। और इन्होंने जो इनके जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने कहा है कि बिहार की जो सरकार है उसने यूनिवर्सिटी के लिए करीब 500 एकड़ की भूमि प्रोवाइड की है। और इसके अलावा बात कर लें तो वहाँ पे जो है वो 450 स्ट्रीम्स में एडमिशन्स जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। फिर अगर हम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में देख लें तो ये एक न्यूज़ आई है, एक ग्रुप है खासी ग्रुप। ये आपका मेघालय में अनलॉफुल एसोसिएशन इसको घोषित किया गया था सरकार के द्वारा 5 साल पहले। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। और ये जो ग्रुप है इसका नाम है हाइनवे ट्रिब नेशनल लिबरेशन काउंसिल। तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट प्रिवेंशन एक्ट की जो ट्राइब्यूनल है उसने गवर्नमेंट के डिसीजन को सही माना है और
जो ये HNLC है, इसके जो लीडर हैं इनका नाम है सेन कुपर नोंगट्रो, ये इसके जनरल सेक्रेटरी हैं और ये अभी फ़िलहाल जो है वो बांग्लादेश में हैं और ये लोग जो है वहाँ से जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो संचालित करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है इस ग्रुप का HNLC का, ये 1995 में हुआ था और इनका है कि इनका जो उद्देश्य है वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड लिबरेशन फॉर द पीपल ऑफ री हनुई ट्रिप। खासी, मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पहाड़ी वो खासी है, तो वहीं पे ये ग्रुप है और मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये बहुत तरह की इलीगल एक्टिविटी जैसे किलिंग, एब्स्ट्रक्शंस, आर्म्स स्मगलिंग, इन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में देख लें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र जो है वो दिए गए हैं डिफेंस और पुलिस पर्सनल्स को। ये एक सेरेमनी हुई राष्ट्रपति भवन में और वहाँ पे ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। 4 जो है कीर्ति चक्र जो है वो मरणोपरांत मिले हैं और उसी प्रकार जो है वो 7 शौर्य चक्र भी मरणोपरांत दिए गए हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस में डिफरेंट जगहों पे काउंटर टेरर और काउंटर इंसर्जेंसी की जो घटनाएं होती हैं उनमें हमारे ये जवान शहीद हुए हैं, तो उन्हीं को ये अवार्ड दिए गए हैं। कीर्ति चक्र की अगर हम बात कर लें तो कीर्ति चक्र जो है वो भारत का दूसरा सबसे टॉप का अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड। इससे ऊपर जो है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। फिर अगर हम बात कर लें तो एक रिपोर्ट आई है, इसकी फाइंडिंग्स थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जो है वो एडोलेसेंस हेल्थ को लेके बात की गई है कि अभी जो फ़िलहाल सरकार है उसको जो है वो एडोलेसेंस बच्चों, मतलब जो जिनकी आयु जो है वो 14 वर्ष से अधिक है, उनके लिए जो है वो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक कमीशन था, उसने जो है वो स्टडीज़ की हैं अपनी और उसमें इन्होंने रिपोर्ट दिया है और इसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो आने वाले टाइम में चूँकि जो वर्ल्ड की जो अभी जो पॉपुलेशन है, जो एडोलेसेंस हैं, वो ये अभी फर्स्ट ग्लोबल जनरेशन है डिजिटल नेटिव्स। मतलब ये अभी जो जनरेशन है वो पहली ऐसी जनरेशन है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रही है, मोबाइल्स का और इंटरनेट का, बाकी सारी चीज़ों का। और इसमें बताया गया है कि ग्लोबली जो है वो 15 से 24 इयर्स ओल्ड में करीब 80% लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इसी एज ग्रुप में मोर देन 90% ऑफ एडोलेसेंस जो है हाई इनकम और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो है वो डिजिटली कनेक्टेड हैं। तो इन सब चीज़ों का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और फिर इसमें कहा गया है कि इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेने पड़ेंगे। इसमें ये बताया कि जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि एडोलेसेंस को प्रोटेक्ट करे और जो इम्पैक्ट है इन सब चीज़ों का, ऑनलाइन स्पेस का, सोशल मीडिया का, उन पर कम से कम असर हो। फिर एक अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्पाइस बोर्ड का एक स्कीम है स्पाइस्ड, जिसका कि फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है। स्पाइस बोर्ड जो है वो केरला में है और तो ये एक स्कीम है जिसके द्वारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उनका भारत के से जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो इसी में जो है वो गवर्नमेंट ने अभी इनको जो है वो जो बजट में अमाउंट था वो टोटल आउटले उनका जो है वो
422.3 करोड़ था, और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 तक के लिए था। तो इसके लिए जो है सरकार ने और मनी जो है वो रिलीज़ किया गया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो है वो हमें ध्यान में रखना है। स्पाइस बोर्ड जो है वो केरला में है। फिर अगर हम बात कर ले तो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि जो एफडीआई है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो 96% तक जो है उसमें गिरावट आई है 24-25 में। ये जो लेटेस्ट डाटा है आरबीआई का, उसमें ये बातें निकल के आई हैं। और गिरावट क्यों है इसके बारे में अभी नहीं इसमें डिटेल में बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि 96% तक कमी आई है। उसमें ये बताया गया है कि ग्रॉस एफडीआई इंडिया का वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेट एफडीआई फिगर जो है वो काफ़ी उसमें गिरावट आई है। इसका जो कारण है वो भी हो सकता है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपनी होम कंपनीज़ को जो है वो वापस पैसा भेज रही हैं, और इस वजह से ये गिरावट दर्ज की गई है। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ये एफडीआई फिगर था वो पैंडमिक ईयर 2021 में जो है वो $44 बिलियन के अराउंड था। फिर 22 में बढ़ा, 23-24 में 10 बिलियन था। नहीं, इसके बाद इसमें गिरावट आई है। जो पैंडमिक ईयर था 2021 का, उसके बाद से लगातार गिरावट जो है वो देखी गई है। फिर अगर हम बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यूके की। यूके ने बोला है कि वो जो चागोज़ आइलैंड हैं, चागोज़ आइलैंड्स मॉरिशस को उनकी जो सोवरेंटी है वो देगी। चागोज़ आइलैंड जो है वो मॉरिशस में लोकेटेड हैं, और ये जो मूव है ये इंश्योर करेगा कि फ्यूचर जो है वो जो यूके और यूएस का जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे कई आइलैंड्स हैं। तो एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया। तो इस डील के अंतर्गत ये आइलैंड अभी नहीं दिया गया है इनके द्वारा, लेकिन जो चागोज़ आइलैंड है वो दे दिए गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चागोज़ आइलैंड कहाँ पे है? मॉरिशस। एक तरह से इनकी आज़ादी हो गई है, और जो यूके है उसके साथ यूएस का कोलैबोरेशन है, मिलिट्री बेस है उनका, इंडियन ओशन में है ये आर्चिपेलागो, और जो बेस है डिएगो गार्सिया, इसको जो है वो लीज पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लेगी 99 ईयर्स के लिए, और वो मॉरिशस को 101 मिलियन पाउंड जो है वो पे करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले फ्रांस का न्यू कैलिडोनिया से रिलेटेड भी न्यूज़ आई थी। तो ये सब अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉलोनीज़ हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नेफिथ्रोमाइसिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है इसका काफ़ी थ्रेट है। तो एक नया ड्रग जो है वो आया है मार्केट में, नेफिथ्रोमाइसिन, और ये लॉन्च किया गया है। एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या करते हैं कि इनका जो रोल होता है वो बहुत सी लाइफ को जो है ये सेव करते हैं, लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है तो वो उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है जैसे कि इस पे फिर दवाइयों का असर जो है वो बंद हो जाता है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से अराउंड 1.27 मिलियन डेथ्स जो है वो ग्लोबली होती हैं, और इंडिया में भी जो है 2 लाख से ज़्यादा डेथ्स जो है वो रिपोर्ट की गई 2019 में। और WHO के द्वारा AMR जो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को जो है वो ग्लोबल 10 हेल्थ थ्रेट्स में रखा गया है। और
तो ये नेफिथ्रोमाइसिन इम्पॉर्टेंट है, ये न्यू ड्रग है, इसकी डिस्कवरी हुई है और इसका प्रोडक्शन जो है अब वो स्टार्ट हो गया है। इसके पहले जो है वो एजिथ्रोमाइसिन एक तो AMR को जो है वो टैकल करने के लिए मुंबई बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसका नाम है वॉकहार्ट और उसने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक के सपोर्ट से जो है वो नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है और इसका जो नाम है वो है मिकनैफ नाम से इसको लॉन्च किया है और ये जो है वो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करेगी। और फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो एक न्यूज़ आई है आज एडिटोरियल में थी कि इंडिया नीड्स स्टेबल अर्बन फॉरेस्ट्स। तो ये एक्चुअली जो हैदराबाद का रीजन है वहाँ पे अभी अर्बन फॉरेस्ट कंचा गच्ची बोली है, उसको लेके काफ़ी विवाद हुआ था। वहाँ की सरकार ने उसको IT पार्क डेवलप करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया था। फिर वहाँ पे जो है वो इंडेफिनिट जो है वो ट्रीज़ को जो है वो काटने का काम शुरू हुआ। फिर उसका बहुत से विरोध हुआ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वहाँ के छात्रों ने, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इन पे रोक लगा दी। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल निकला है कि इंडिया को जो है अभी कैसे नीड है कि यहाँ पे स्टेबल अर्बन फॉरेस्ट रहे। इसमें बताया गया है कि जैसे हैदराबाद में गच्चीबोली एरिया है, वैसे मुंबई में एरे करके है, बेंगलुरु में तुरा हल्ली है, नीला हॉर्स और रिज दिल्ली का एरिया है और डोल का बाद इन जयपुर में है। तो ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं रिच, जिनका की जो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही रिच है, ग्रीन एरियाज़ हैं। और ये जो अर्बन लिविंग है, अगर हेल्दी अर्बन लिविंग चाहिए तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में और भी चीज़ें बताई गई है कि कैसे जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो है वो MP गवर्नमेंट को नोटिस दिया था भोपाल में जब बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को गिराया गया। उसी तरह कोर्ट्स, इसमें बताया गया कि कैसे जो है वो कोर्ट्स जो है वो एक्शन लेके और उनके द्वारा जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए रूल्स लाए गए हैं। फिर इसमें अगर बात कर लें तो ये बताया गया है कि नवंबर 24 में जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बताया कि जो AQI है दिल्ली का वो 494 तक पहुंच गया था। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी शहर हैं उनमें जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसके बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिस्क हैं। तो हमें जो है वो अपना जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा। फिर इसमें और भी न्यूज़ जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसी से डिस्कशन है, जैसे कि इसमें बताया गया कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, तो ये आपकी आई 1988। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया 2014। फिर इसमें बताया गया है कि कैसे जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन और अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च हुए थे 2015 में। तो उनमें इकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट जो है उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। मतलब जो भी अर्बन स्पेस डेवलप हो रहा है उसमें जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनको भी डेवलप करना है, वहाँ पे भी जो है ट्री एरियाज़ को बढ़ाना है, ट्री कवर को बढ़ाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होगा। और ये एक तरह से ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सिटी में। कोर्ट के डिफरेंट ऑर्डर्स में ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही राइट है कि हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसमें राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट भी है। तो ये एक राइट है इम्पॉर्टेंट। फिर इसके अलावा 48A और 51AG के तहत भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट का जो है वो एक प्रदान करती है। फिर अगर हम बात कर लें तो रिपोर्ट में फॉरेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे जो है वो जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ा है अर्बन एरियाज़ में।
एक मिशन उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, नगर वन योजना या अर्बन फॉरेस्ट मिशन। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसमें माना गया है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 23 की, उसमें बताया गया है कि इतना जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उनकी वजह से जो ट्री कवर है, फॉरेस्ट एरिया है, वो बढ़ा है। फिर अगर हम बात कर लें तो एक एरिया है जुदपी जंगल। ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड है ये एरिया, और ये विदर्भ का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे विवाद चल रहा था, इकोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था, जिसमें कि 86,000 हेक्टेयर जुदपी जंगल लैंड जो कि विदर्भ एरिया में है उसको लेके चल रहा था। तो इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और इसमें कहा गया है कि जो जुदपी जंगल है, तो ये पूछा जाएगा कि जुदपी जंगल कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में हैं। और इसमें बोला गया है कि उनको जो है वो एक फॉरेस्ट लैंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ वहाँ का जो कंजर्वेशन भी हो सकेगा और आगे जो है वो डेवलपमेंट भी हो सकेगा। ये हिस्टोरिकली जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट जंगल रहा है, और जो पूरा का पूरा विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र का, उसके डेवलपमेंट के लिए से रिलेटेड इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और इसमें जो रूलिंग आई है, तो रूलिंग के बाद से वहाँ का डेवलपमेंट भी हो सकेगा, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट इनको कंजर्व भी किया जा सकेगा। फिर इंडिया ने जो है जो यूके का जो डिसीजन है कि वो जो चैगोस आइलैंड्स है मॉरिशस को देने जा रहा है, उसकी सोवरेनिटी उसको हैंड ओवर करेगा, इंडिया ने उसका वेलकम किया है, भारत सरकार के द्वारा इसको सराहा गया है। तो ये आज की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे।